हम लोग प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, तो इसमें हम बोलते हैं प्योर रोलिंग में देयर इज नो स्लिपिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसे ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड का पॉइंट है और ये बॉडी का पॉइंट है। इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए, क्योंकि ये तो ग्राउंड तो तुम्हारे पास रेस्ट पे है। ओके, अब इसमें इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी इधर और आर ओमेगा इधर, क्योंकि ये ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि अगर VC का वैल्यू आर ओमेगा होगा, सो दिस इंप्लाइज द कांटेक्ट पॉइंट विल बी एट रेस्ट। ये वो रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि और तुम यहां पे ये भी मान रहे हो कि हियर the ground is at rest. Here the ground is at rest. कि जो ग्राउंड है वो रेस्ट पे है। और इसमें हम ये भी बोलते हैं कि नो डायनामिक फ्रिक्शन will act on body के ऊपर कोई डायनामिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगी। और इफ फ्रिक्शन एग्जिस्ट will be the static friction only, और वो सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगी। ठीक है, अगर रहेगी भी फ्रिक्शन तो वो स्टैटिक होगी, डायनामेटिक मोशन वाली फ्रिक्शन नहीं होगी। पर अगर ओके, और अगर हम बोलते हैं कि अगर फ्रिक्शन एक्सटर्नल फोर्स अगर बच्चों प्रेजेंट होगा तभी तुम इसकी बात कर सकते हो। तो इफ एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, तो जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक है अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट है। बट अगर एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट देयर, तब फ्रिक्शन जो है वो भी जीरो है, तब तुम्हारे पास फ्रिक्शन नहीं होगा। इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, और अगर मान लो, अब ये चीज को तुम अच्छे से नोट भी कर सकते हो। अभी तुम्हें बताया था कि ग्राउंड अगर रेस्ट पे है, लेकिन अगर तुम बोलो कि सर हम इस डिस्क को
ऐसी बॉडी पे रख देते हैं, ऐसी सरफेस पे रख देते हैं जिसका ऑलरेडी कोई ना कोई वेलोसिटी है, और ये डिस्क इसके ऊपर रखा हुआ है, और ये आगे को जा रहा है वी सी के साथ, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा के साथ। इस पॉइंट का इधर को वेलोसिटी वी सी और इधर को आर ओमेगा, ये तो फिक्स रहेगा। पर जब तुम बोलोगे कि डिस्क इज नॉट स्लिपिंग, डिस्क इज नॉट स्लिपिंग, तो उसका मतलब होगा कि relative velocity of point of contact with the ground is 0। इसका मीनिंग तो ये होता है, यहां पे इसका वेलोसिटी कितना है v नॉट, इसका अब इसका वेलोसिटी जो आएगा वो कितना लिख दोगे, vc माइनस आर ओमेगा, vc माइनस आर ओमेगा, क्योंकि ये राइट साइड जा रहा है। लॉजिक तो मैं बता रहा हूं, अगर यही केस में ये तुम्हारे पास ये इधर को ही जा रहा है और ये ऐसे ही मूव कर रहा है, और ये बॉडी इधर को जा रही है, तो फिर इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या आती, vc, इधर क्या आता, आर ओमेगा, तो तुम ये बोलते v नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा माइनस vc। बच्चों दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ लेने चाहिए। तो ये रिजल्ट रहता है। ओके, अब देखो, और तुम्हें पहले ही बताया था ये चीज के बारे में, अगर vc माइनस आर ओमेगा जो है वो नॉट इक्वल टू वेलोसिटी v नॉट के बराबर होगा, तो देयर विल बी दिस skidding एंड डेफिनेटली सम फ्रिक्शन विल बी देयर, और वहां पे डेफिनेटली कोई ना कोई फ्रिक्शन लगेगा। और यहां पे हम ऐसे लिखते हैं, सो whenever there is a situation when no external force is acting and vc is not equal to r omega c, कहने का मतलब सिंपल है, क्योंकि इसमें तुम ये मान के चलते हो कि ग्राउंड जो है वो रेस्ट पे है। that means body is not in pure rolling, कोई प्योर रोलिंग में नहीं है, और the bottommost point of contact is sliding, is what we did, sliding. Then always the friction will act in such a way so that after some time the body will start pure rolling. And
the friction will drop to zero. जो फ्रिक्शन है वो जीरो चला जाएगा. कल तुम्हें बताया था ना. ओके. अब इसके बाद बेटे तुम्हारे पास आता है कि नया टॉपिक आता है एयर रोलिंग ऑफ अ बॉडी ऑन द inclined plane के ऊपर. It is a very simple concept. जैसे तुम एक inclined plane करो consider, और no doubt ये एक रफ inclined plane होगा, और यहाँ पे तुम एक बॉडी रख दो और वेट इसका mg नीचे को लगेगा, इसका वेट mg नीचे को लगेगा, और बेटे ये इसका परपेंडिकुलर होगा और ये एंगल थीटा. और यहाँ पे तुम्हारे पास mg sin थीटा, यहाँ पे तुम्हारे पास mg cos थीटा, और इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन. अब होगा क्या, ये आगे को भी जाएगा और ये रोटेट भी करेगा, पर इसमें फर्क होगा, इसमें एक्सेलेरेशन आएगी सेंटर ऑफ मास की, और अल्फा आएगा एंगुलर एक्सेलेरेशन. और हम लोग ये बोल ही रहे हैं इसमें कि देयर इज नो स्लिपिंग. जब तुम बोलते हो नो स्लिपिंग, ये वाला पॉइंट तो ऑलरेडी रेस्ट पे है. इस पॉइंट की जो नेट एक्सेलेरेशन है AC और R अल्फा दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, जैसे तुम्हें वेलोसिटी के बारे में बताया था. ठीक है. अब तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए मतलब क्या क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी भी फाइंड आउट करने का है और सारे पॉइंट्स. मान लो तुमने इसको h हाइट से ड्रॉप किया था और वेलोसिटी और सब कुछ निकालते हैं. ठीक है. अब जब तूने यहां से इसको ड्रॉप किया था तो इसका वेलोसिटी सारा कुछ जीरो था. अब ये रोल करते करते डाउन द प्लेन यहां तक आ गया. अब इस इंस्टेंट पे इसका वेलोसिटी v और ओमेगा है. ठीक है. बहुत सिंपल पॉइंट. सबसे पहले वेलोसिटी निकालते हैं. वेलोसिटी निकालने के लिए बेटा वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, तो तुम्हें पता ही है बेटा, फॉर एयर रोलिंग के लिए v जो होता है वो r ओमेगा होता है, और यूजिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, initial kinetic energy is basically the final kinetic energy. ठीक है. initial kinetic energy और plus the work done net is equal to the final. अब initial kinetic energy तो जीरो थी. अब तुम्हारे पास सिस्टम के अंदर दो फोर्सेस लग रही है, एक तो फ्रिक्शन लग रही है और एक लग रहा है वेट, और कोई फोर्स नहीं लग रही. अब ये फ्रिक्शन भी स्टैटिक है. इस केस में तुम देख सकते हो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है ये रेस्ट पे रह रहा है, तो फ्रिक्शन के कारण वर्क डन तो जीरो आएगा, सिर्फ mg के कारण आएगा, और वो भी h हाइट तक नीचे आया तो वर्क डन कितना आ गया mgh. अब फाइनली जब ये बॉटम तक आ गया तो उसके पास रोलिंग मोशन आ चुका है, तो इसके पास दो तरह की काइनेटिक एनर्जी आ गई, एक हाफ mv स्क्वायर वाली और एक हाफ mk स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तुम्हें याद है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू mk स्क्वायर लिख सकते हैं, वेयर k इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ gyration, where k is called as the radius of gyration.
और जब तुम इसको सॉल्व कर रहे हो m और m सारे कट जाएंगे और यहां से जब तुम ओमेगा का वैल्यू यहां से पुट करो v/r आएगा, तो gh का वैल्यू तुम्हारे पास b²/2 और इसका वैल्यू पुट कर दो a²/2 बाय v²/r²। अब जब तुम इसको रीअरेंज कर रहे हो बेटे तो v का वैल्यू सॉल्व करने के बाद कुछ 2gh बाय 1 प्लस k²/r², where k is called as the radius of gyration। कई बुक्स के लिख देती हैं स्मॉल, कई क्या कहते हैं। ये होता क्या है मैं तुम्हें थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ। रेडियस ऑफ वेरिएशन क्या होता है? रेडियस ऑफ वेरिएशन क्या होता है कि तुम्हारे पास कोई भी एक्सिस है यहाँ पे, जैसे कोई भी, और इस सारी बॉडी का जो मास m है और ये p एक्सिस है, तो इस सारी बॉडी का कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसकी वैल्यू ip है। ip इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट p एक्सिस। अब रेडियस ऑफ वेरिएशन क्या है? कहता है आप एक्सिस वही ड्रॉ करो, सारी बॉडी को एक पॉइंट मास बना दो, सारी बॉडी को पॉइंट मास बना दो, सारी बॉडी को पॉइंट मास बना दो, और सारी बॉडी का मास है क्योंकि इसका मास है, और इसका इतना दूरी रखो a, ताकि इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारे पास वही आए mk², और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम है। याद है ना, जब तूने सारी बॉडी को पॉइंट मास बना दिया, जब तूने सारी बॉडी को पॉइंट मास बना दिया, तो पॉइंट मास का हमेशा क्या लेते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो जब तुम उसका स्क्वायर कर देते हो मास के साथ, तो वो क्या बन जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पॉइंट मास बनाने के बाद इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा जो तुम्हारे पास फुल बॉडी का उसी एक्सिस के अराउंड आ रहा है। ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ओके, उसको याद रखिए, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन का फॉर्मूला फिर से मैं लिख रहा हूं, 2gh/1 प्लस k²/r²। अगर तुम k² को चाहे I/m भी लिख सकते हो। इस वजह से यही वेलोसिटी का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1 प्लस I/mr²। यहाँ पे ये तूने बेटे वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे तूने वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद हमारे पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इन प्योर रोलिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन। जो हमने एक्सेलरेशन निकाली, वेरी सिंपल, अभी करा ये बनाया बेटे। यहाँ पे तूने क्या लिखा था? mg sin थीटा। यहाँ पे तुम्हारे पास फ्रिक्शन लगी ऊपर। अब ये बॉडी नीचे को भी जा रही है सेंटर ऑफ मास, और अल्फा के साथ रोटेट भी कर रही है, आगे को भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है, ठीक है। आगे को भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है, ये आ गया। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको तुम लोग हमेशा सॉल्व ऐसे करना
कि क्योंकि नो डाउट तुम्हारे पास इसमें प्योर रोलिंग हो रही है, पर प्योर रोलिंग जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, है ना, एक ट्रांसलेशन और दूसरा रोटेशन, एक ट्रांसलेशन और दूसरा रोटेशन, एक ट्रांसलेशन और दूसरा रोटेशन। ट्रांसलेशन में तुम्हारे पास इधर को mg sin थीटा आ रहा है, फ्रिक्शन लग रही है पीछे को, और ये तुम्हारे पास इसके बराबर आ गया मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इस तरफ तुम्हारे पास आ गया mg cos थीटा, और इस तरफ तुम्हारे पास आ गया नॉर्मल एक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब जब तुमने वर्ड बोल ही दिया है प्योर रोलिंग है, तो अगर तुम एक्सेलरेशन ले रहे होते हो तो एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ आर अल्फा के साथ लिख देते हैं बेटा। अगर वेलोसिटी लिख रहे हो तो वी का नाम तुम आर ओमेगा लिख देते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक तरह से सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, या इसका नाम, क्योंकि प्योर रोलिंग वर्ड सुनते ही तुम इसका नाम लिख सकते हो, ठीक है, डायग्राम देखते ही। और बच्चों रोटेशन की जब तुम्हारे पास आ रही है तो रोटेशन के बारे में जब तुम लिखना चाहोगे कि सर इसका वैल्यू क्या है, तो तुम इसका टॉर्क लिख दो, टॉर्क, टॉर्क अबाउट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, सम ऑफ टॉर्क अबाउट पी पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी पॉइंट इनटू अल्फा, ठीक है, ऐसे लिख दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट पी इनटू अल्फा। यहाँ एक मिनट रुको, यहाँ सीधा सेंटर ऑफ मास के अराउंड लिख दो। याद रखोगे जिस जो एक्सिस ले रहे हो उसी एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगना होता है। तो सिस्टम में देखो तुम्हारे पास कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। तुम्हारे पास टॉर्क लगेगा फ्रिक्शन के कारण, टॉर्क लगेगा mg के कारण, और कोई फोर्स इसमें नहीं है। mg के कारण तो टॉर्क जीरो ही है, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही तो तुम ले रहे हो, है ना, बिकॉज सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही तो तुम ले रहे हो टॉर्क। जब तुम सेंटर ऑफ मास के अराउंड ही ले रहे हो तो mg का टॉर्क तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन उसी से पास कर रहा है। अब फ्रिक्शन जो है तुम्हारे पास पीछे को लग रही है, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि ये रेस्ट पे ही है, और यहाँ पे ये लाइन ऑफ एक्शन आ गया, ये वाला लाइन ऑफ एक्शन आ गया, और ये इस पे ऐसे लगा रहा है ना, रोटेशन कर रहा है। तो ये तुम्हारे पास आ गया फ्रिक्शन इंटू आर, और ये आ गया आईसी अल्फा। आईसी का नाम तुम mk स्क्वायर लिख सकते हो, तुम्हें बताया अभी, और अल्फा की वैल्यू यहां से तुम AC बाई आर लिख सकते हो। तो बच्चों यहां से फ्रिक्शन तुम्हारे पास कुछ आ रहा है जो कि mk स्क्वायर AC बाई आर स्क्वायर। अब यही वैल्यू को तुम इस इक्वेशन में पुट कर दो, यही वैल्यू को तुम इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो तुम्हारे पास mg sin थीटा इज इक्वल टू, फ्रिक्शन उधर जाके प्लस कर देते हैं, तो ये वैल्यू लिख रहा हूं मैं, MAC A स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, +1 आ गया, और ये m और m काट दिए मैंने, यहाँ से AC इधर को निकालना था बेटे, और वो आ गया g sin थीटा बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अगर तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना हो तो उसका वैल्यू पुट कर दोगे g sin थीटा बाय 1 बाय IC बाय m आर स्क्वायर। तो वहां से तुम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। यहाँ पे तुम ये देख पा रहे हो, यहाँ पे तुम ये देख पा रहे हो कि डिस्क में रोटेशन ड्यू टू फ्रिक्शन आया,
डिस्क में रोटेशन ड्यू टू फ्रिक्शन है। या बॉडी में जो रोटेशन आया वो फ्रिक्शन के कारण है। देख सकते हो यहाँ पे फ्रिक्शन लगा तभी तो अल्फा लगाया हमने, है ना। मतलब ऐसे तुमने ये बॉडी बनाया था बेटा, ये बॉडी बनाया था और इसमें रोटेशन तभी तो आया, है ना, ये चीज। इसको याद रखो, जबरदस्त पॉइंट है। और एक चीज ये देखो, जब तुम यहां से फ्रिक्शन का वैल्यू देख रहे हो, उसका वैल्यू जब तुम वैल्यू पुट कर रहे हो तो फ्रिक्शन का वैल्यू तुम्हारे पास क्या आ रहा है, m/r² करके या IC/r², या देख सकते हो mk² का नाम IC/r² और AC का वैल्यू कितना, g sin थीटा बाय 1 प्लस IC/mr²। ये फ्रिक्शन आ रहा है और ये फ्रिक्शन तुम्हारे पास μn के बराबर नहीं आ रहा है, देख सकते हो। ये फ्रिक्शन μn के बराबर नहीं आ रहा है, कुछ और वैल्यू आ रही है फ्रिक्शन की, और ये फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन आ रही है इसके μn के, ठीक है ना। जो तुम नॉर्मल स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेते थे ये उससे कम आ रही है बच्चों, इसको याद रखिए। जैसे मैं तुम्हें जल्दी से छोटे से पॉइंट बताता हूँ कि अगर तुम ये बोल दो सर इंक्लाइंड प्लेन से हमने एक रिंग या सिलेंडर, क्योंकि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तुमने अभी लिखा था, कितना होता है, √2gh 1 प्लस IC/mr²। वेलोसिटी का फॉर्मूला है ना। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुमने अभी लिखा, कितना लिखा, g sin थीटा बाय 1 प्लस IC/mr²। जैसे तुम्हें बोला गया बताओ रिंग या सिलेंडर आ रहे हैं, तो IC का वैल्यू तुम क्या लिखने वाले हो, mr², बस वैल्यू पुट कर दो IC का mr², कितनी वेलोसिटी आ जाएगी, 2gh बाय 2 कट गया, gh आ गया। व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन, क्या आएगा सेंटर ऑफ मास का, g sin थीटा mr² और g sin थीटा बाय 2। फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन यहाँ पे पुट करो, IC का वैल्यू कितना है, mr², 2 आ गया, mr² कट गया, mg/2 sin थीटा फ्रिक्शन। बच्चों क्लियर हो गया ना पॉइंट्स। वैसे ही जब तुम्हें बोल दिया गया डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, उसके लिए IC का वैल्यू क्या होता है तुम्हें बताया हुआ है, mr²/2, बस वैल्यूज को पुट कर लेना। फिर आ गया हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर के लिए IC का वैल्यू 2/3 mr² और सॉलिड स्फीयर का वैल्यू IC का 2/5 mr²। वैल्यूज को पुट करना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है।
देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, अब आ गया हमारे पास एनालिसिस ऑफ द रोलिंग विद स्लाइडिंग, एनालिसिस ऑफ द रोलिंग विद स्लाइडिंग। नो डाउट जब तुम स्लाइडिंग बॉडी यूज कर रहे हो तो तुम यहाँ पे फ्रिक्शन तो लगेगा, तो पर तुम बोलोगे यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन will act, kinetic friction will act as VC as V is not equal to R में। तुम्हारे पास दो ही केसेस आएंगे, अगर V ग्रेटर देन R में गया या V लेस देन R में गया, ठीक है, जैसे तुम्हें बताया था मैंने स्किडिंग और स्पिनिंग वाला, ठीक है। अब सुनो, और हम लोग नो डाउट ये मान के चल रहे हैं कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, सिर्फ स्लिपिंग हो रही है जिसकी वजह से फ्रिक्शन हो रही है। हम लोग केस वन लेके चलते हैं दैट V इज ग्रेटर देन R ओमेगा। तो इसमें तुम क्या देखोगे, ये हमारे पास एक बॉडी आ गया और ये सरफेस आ गया, और इसमें B इज ग्रेटर देन R ओमेगा, मतलब वो जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे इस केस में तुम ये बोल दो आगे को जा रहा है, B वेलोसिटी है, और इसके पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 0 ही है, ठीक है, सिर्फ इसके पास V है। और जब तुम बोलोगे सिर्फ इसके पास V है तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, इस पॉइंट पे ये आगे को जा रहा है तो उस पर फ्रिक्शन पीछे को लगेगा, उस पर फ्रिक्शन पीछे को लगेगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होता है, mg नीचे को लग रहा है और नॉर्मल एक्शन ऊपर को लग रहा है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आएगा, म्यू के mg, और ये v स्पीड के साथ जा रहा है। अब ये फ्रिक्शन भी पीछे को लग रहा है तो इसके ऊपर एक रिटार्डेशन लगेगी, कितनी, माइनस, क्योंकि इस तरफ एक ही फोर्स लग रही है इसमें हॉरिजॉन्टल में, बाय मास, जो कि म्यू के जी आ गया। अब ये आगे को जाएगा, जैसे जैसे आगे जाएगा, मैंने तुम्हें बताया था, फिर एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे फ्रिक्शन 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके आगे तुम्हारे पास प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगा। प्योर रोलिंग का मतलब ही क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी R ओमेगा के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी VC और ओमेगा एज द एंगुलर वेलोसिटी। अब तुम्हें इसको सॉल्व कैसे करना है, सुनो, तुम्हें पता है कि इस केस में भी तुम्हारे पास रोटेशन हो रहा है और ट्रांसलेशन हो रहा है, तो हम लोग यही दोनों कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्व करने के लिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे। कैसे, पहले ट्रांसलेशन के लिए। ट्रांसलेशन के लिए तुम्हें पता है इनिशियल मोमेंटम में तुम प्लस माइनस, जब ट्रांसलेशनल इंपल्स जेटी लिखते हैं, ट्रांसलेशनल इंपल्स को लिखते हो तो फाइनल मोमेंटम आता है। वैसे ही रोटेशन में जब तुम इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हो उसमें प्लस माइनस रोटेशनल इंपल्स लिखते हो तो तुम्हारे पास फाइनल एंगुलर मोमेंटम आता है। अब सॉल्व करते हैं। इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या था, mv, इसका वेलोसिटी क्या था, mv, और यहां से शुरू किया जर्नी,
और जब तक फ्रिक्शन जीरो नहीं होती टी टाइम तक, तब तक तो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन तो पीछे को लग रहा है क्योंकि बॉडी जा रही है। तो इस मीन्स ये इम्पल्स का फॉर्मूला तुम्हें याद है, ट्रांसलेशनल इम्पल्स जब तुम लिखते हो उसको कैसे लिखते हो, फोर्स इनटू टाइम के साथ। फ्रिक्शन कौन सा लगा, एफ के इनटू टाइम कितना लगा टी, और फाइनली इसने कितना वेलोसिटी गेन किया, एम वी सी। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तुमने लिखी है अभी, म्यू के एम जी है, तो ये बेटा एम बी का वैल्यू माइनस म्यू के एम जी इंटू टी इज इक्वल टू एम बी सी। एम कट गया, ये आ गया, ये आ गया फाइनल टर्म। और बाद में जब तो रोटेशन के बारे लिखोगे तो तुमने पहले बोल दिया कि इसको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो दिया ही नहीं, जीरो। और तुम ये भी देख पा रहे हो, तुमने इसको टॉर्क दिया फ्रिक्शन में, आर इसका रेडियस है, टॉर्क कितना लगा, एफ आर। और जैसे तुम यहाँ पे फोर्स इनटू टाइम लिखते हो तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टॉर्क इनटू टाइम। टॉर्क कितना लगा, एफ के इंटू आर। टॉर्क कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। और फाइनली इसने कितना वेलोसिटी गेन किया, ओमेगा। ये आ गया आई सी ओमेगा। अब प्योर रोलिंग तूने बोल ही दिया कि इसके बाद प्योर रोलिंग हो रही है, ओमेगा की वैल्यू क्या लिखना चाहोगे, बी सी बाई आर। ये आ गया, यहां से तुम्हारे पास, और एफ के का वैल्यू तुमने लिखा है अभी, म्यू के एम जी आर टी एस आई सी वी सी बाई आर। ओके, ये आ गया। अब इसमें से मैं क्या करता हूं, म्यू के जी टी को इधर रखता हूं, बाकी सारी टर्म को इधर ले देता हूं, आई सी वी सी बाय एम आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। ऐड इक्वेशंस 1 एंड 2। ये म्यू के जी टी कट जाएगा तो वी आ जाएगा, इसमें से वी सी कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस आई सी बाय एम आर स्क्वायर, बाय एम आर स्क्वायर। यहां से तुमने वी सी का वैल्यू निकालना था जो कि वी बाय 1 प्लस आई सी बाय एम आर स्क्वायर है, और ये रिजल्ट आ गया तुम्हारे पास फाइनली। फिर आ गया केस 2। जब तुम केस 2 की बात करोगे, जब तुम केस 2 की बात करोगे तो वेलोसिटी इज लेस देन आर ओमेगा। इसका मतलब ये समझो कि तुमने ओमेगा तुम्हारे पास ऑलरेडी है, ओमेगा तुम्हारे पास ऑलरेडी है, और पर तुम्हारे पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नहीं है। और ये पॉइंट जब पीछे को जाएगा तो फ्रिक्शन आगे को लगेगा क्योंकि स्किडिंग होगी ना, और बाद में फिर से प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी। यहाँ पे T0 पे फ्रिक्शन अब आगे लगेगा, लॉजिक ये है समझने वाला। जो फ्रिक्शन है वो आगे लगेगा। टी टाइम पे आ गया, फ्रिक्शन आगे को लगेगा। ये आ गया T0 पे और ये टाइम T पे। ठीक है, इसको भी तुम फिर से ट्रांसलेशन और रोटेशन, इसकी इक्वेशंस लिखना। मैं तुम्हें लिख देता हूँ, ट्रांसलेशन में ये आ जाएगा म्यू जी टी एज एम बी सी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसने वी सी टेन किया, ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है, और यहाँ पे फ्रिक्शन तुम्हारे पास 0 है।
और रोटेशन में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आई ओमेगा माइनस म्यू के mgrt इज इक्वल टू आई ओमेगा। और प्योर रोलिंग तुमने वर्ड बोल ही दिया है कि इसके बाद प्योर रोलिंग होती है, और BC का वैल्यू तुम ओमेगा लिखते हो। वही चीजें दोबारा से तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हें बोला जाता पहले केस में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो तुम बोलते S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AD स्क्वायर। UT का वैल्यू तुमने V माना था माइनस हाफ, और ये डिस्टेंस कितना है म्यू जी टी स्क्वायर, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू तुमने निकाल दी थी ना म्यू जी। देखो बेटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू तुमने क्या निकाली, माइनस म्यू के जी, ये आ गया माइनस म्यू के जी। और यहाँ पे जब तुम्हें डिस्टेंस बोला जाएगा तो वो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, सिर्फ हाफ म्यू के जी टी स्क्वायर, ये डिस्टेंस कवर्ड आ गया। So I think you have understood these things, ठीक है। अच्छा, और लास्ट में बेटा हमारे पास वर्क एंड पावर इन रोटेशनल मोशन पूछा जाता है। ये वैसा ही है जो तुमने ट्रांसलेशन में किया। इसमें जो दो वर्क डन लिखोगे वो टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट लिखोगे डी थीटा के साथ वर्क डन का, ठीक है। और जब तुम पावर लिखोगे उसका नाम लिखोगे वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वो आएगा टाउ डॉट डी थीटा बाई डी टी का नाम ओमेगा। जैसे तुम ट्रांसलेशन में वर्क डन को लिखते थे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डी डब्ल्यू को, और पावर को लिखते थे तुम टाउ डॉट फोर्स डॉट द वेलोसिटी, ऐसे डॉट प्रोडक्ट इसमें और इसमें, ठीक है, ठीक है। सो विद दिस बेटा योर चैप्टर ऑफ रोटेशनल मोशन इज फिनिश्ड, ये खत्म हो गया।